चलो ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करो जरा पहले, एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। ठीक है, एक क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक लिखो क्वेश्चन। द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, क्वेश्चन है द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब of the course aggregate, the volume in meter cube of the course aggregate, the volume in meter cube of the course aggregate required, the volume in meter cube of the course aggregate required to make 100 meter cube of 100 meter cube of 1:2:4 concrete, 1:2:4 concrete, 1:2:4 concrete will be बताइए जरा क्या होगा आंसर। करो करो आंसर। एट्टी 87.42 और कोई कितना आ रहा है? 85.71, 88 समथिंग, यस 88 समथिंग, 88 समथिंग, 88 के आसपास आएगा आंसर, बिल्कुल 88 के आसपास आंसर आएगा, 88 के आसपास। देखो कैसे, कल इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने करा था लास्ट में। कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, कंक्रीट का रेशियो दे रखा है 1:2:4, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 मीटर क्यूब दे रखा है, 100 मीटर क्यूब। तो हमें एक सिंपल पॉइंट पता है हमें कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट, 100 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल्स टू 1.54 इंटू 100 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है, कल हमने डिस्कस करा था। अब ये कैसे लिखा हमने, ये लिखा है हमने क्योंकि ये किस बेसिस पे लिखा है, ये हमने इस बेस पे लिखा है कि भाई 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 1.53 लिख लो, 54 लिख लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 54 लिख दे, 53 ही लिख देता हूँ ना, इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट। इस बेस पे आपने लिखा है, ठीक है। कल हमने डिस्कस करा था यही सेम पॉइंट कल आपने डिस्कस किया था। 1.53 पर 87.42 आ रहा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अप्रोक्सीमेट करके आप कितना लिखोगे, 80 तो लिखोगे भाई। रिक्वायरमेंट कितनी की है, 87.42 की रिक्वायरमेंट, आप उससे कम तो डालोगे नहीं। सेफर आप किधर रहोगे, सेफर रहोगे आप हायर साइड पे, तो 80 लिखेंगे उसको ना। 87.42 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट करके वो 80 हो जाएगा। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब ऑफ द वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई कंक्रीट। सो इसके हिसाब से 100 मीटर क्यूब ऑफ द वेट कंक्रीट कितने के बराबर होगा, 100 मीटर क्यूब ऑफ द वेट कंक्रीट किसके बराबर हो जाएगा, हाँ दैट विल बी इक्वल टू 1.53 इनटू 100 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई
कॉन्क्रीट, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो जरा यहाँ पे, आपको पता है कि भाई 1.53 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट है आपके पास में, सपोज ड्राई कॉन्क्रीट। तो इसके हिसाब से आपके पास रेशो कितना है? आपको यहाँ पे जो रेशो दे रखा है, दैट रेशो गिवन इज, रेशो आपके पास में कितना है? रेशो दे रखा है इसने आपको 1:2:4, 1:2:4। तो मैंने देखा कि 1 मीटर क्यूब वेट कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई कॉन्क्रीट। तो इसके हिसाब से आपके पास में टोटल कितने पार्ट बन गए रेशो के हिसाब से? रेशो के हिसाब से आपके पास 4 + 2 + 1, 7 पार्ट्स बन रहे हैं। 4 + 2 + 1 + 2 + 4, टोटल कितने पार्ट हो गए? 7 पार्ट हो गए। तो ये बताओ मुझे पर पार्ट कितना आ रहा है? पर पार्ट कितना आ रहा है क्वांटिटी? पर पार्ट क्वांटिटी कितनी आ रही है? 22। अरे इसमें बताओ ना, इसको सॉल्व कर कितना आ रहा है? 0.218 आ रहा है बस। 0.218 0.218 मीटर क्यूब पर पार्ट, 0.218 मीटर क्यूब पर पार्ट आ रहा है ना, 0.218 मीटर क्यूब पर पार्ट आ रहा है। अब ये आपको यहाँ पे ये पता लगा कि भाई मैं 1.53 मीटर क्यूब अगर कॉन्क्रीट ले रहा हूँ तो एक पार्ट का वॉल्यूम कितना है? 0.218 मीटर क्यूब है पर पार्ट का। अब हमारा यहाँ पे सीमेंट कितना है? सीमेंट का पार्ट कितना है? देखो जरा, सीमेंट कितना पार्ट है? 1 पार्ट ही तो है सीमेंट। तो सीमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सेम इसी के बराबर होगा, 0.218 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। अगर आप, ठीक है, ये तो सीमेंट का आ गया। अब यहाँ पे ये बताओ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के कितने पार्ट हैं? फाइन एग्रीगेट के पार्ट हैं आपके पास में 2। सो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू 2 × 0.218। 0.218 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.44, 0.44 के आसपास आ जाएगा ना, 0.448 मीटर क्यूब। अब थर्ड वाला आपके पास में क्या है? कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के कितने पार्ट है? 4 पार्ट है आपके पास में यहाँ पे। कोर्स एग्रीगेट के पार्ट है 4। सो वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट विल बी व्हाट? 4 × 0.218, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.88 मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सबका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। बट ये जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया है ना, ये जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करी है ये सिर्फ 1.53 मीटर क्यूब के अंदर है। मतलब ये 1 मीटर क्यूब में आपने कैलकुलेट करी है कि भाई 1 मीटर क्यूब में आपको कितना कितना पार्ट डालना है। बट हमें किस में बताना था? हमें बताना कितनी क्वांटिटी में है? हमें बताना कितनी क्वांटिटी में है? बताना आपको कितनी क्वांटिटी में? 100 मीटर क्यूब क्वांटिटी में बताना है। ये तो आपने 1 मीटर क्यूब में कितना कितना पार्ट डालना है वो चीज कैलकुलेट करी है। आपको 100 मीटर क्यूब में बताना है, क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 100। 100 मीटर क्यूब में बताने के लिए क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे कल क्वेश्चन करा था वैसा ही सेम क्वेश्चन, तो है, कोई दिक्कत थोड़ी होगी इसमें। सो 400 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट, 100 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के लिए क्या होगा? 400 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.88 into 100, that means 88 मीटर क्यूब। 0.88 into 100 is equal to 88 मीटर क्यूब। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ जरा। जैसा सेम क्वेश्चन था कल वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। कल वाला ही क्वेश्चन है, कल वाले कॉन्सेप्ट पर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। बताइए कोई भी स्टूडेंट जिसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, कोई भी स्टूडेंट जिसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, किसी तरह की भी, कि कैसे कैलकुलेशन करिए। सबको ये पॉइंट क्लियर है? सो 100 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के लिए कितना होगा? 88 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से 100 मीटर क्यूब के लिए सीमेंट पता करना है तो क्या करोगे?
इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को भी, जो 0.218 आ रहा है ना, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 मीटर क्यूब क्वांटिटी में कितना आपको सीमेंट डालना होगा वो पता लग जाएगा। फाइन एग्रीगेट पता करना है 100 मीटर क्यूब में, तो क्या करोगे, सिंपल 0.44 इंटू 100 कर लोगे, 100 मीटर क्यूब में कितना चाहिए वो पता लग जाएगा। फोर्स एग्रीगेट कितना चाहिए 100 मीटर क्यूब में, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, सो 100 से, तो आपके पास कितना आ गया, 88 मीटर क्यूब निकल कर आ रही है वैल्यू। सो 88 मीटर क्यूब क्या होगा, आंसर होगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 88 मीटर क्यूब। बोलो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज आगे चलता हूँ फिर। बोलो। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करो जरा, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो 400 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉन्क्रीट, लिखो 400 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉन्क्रीट, 400 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ रेशियो 1:2:4, 400 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉन्क्रीट, 100 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ रेशियो 1:2:4, 1:2:4 and 4 centimeter thick floor, and 4 centimeter thick floor, and 4 centimeter thick floor, 4 centimeter thick floor, 4 centimeter thick floor, 4 centimeter thick floor. The quantity of the quantity of the cement, the quantity of the cement required is, the quantity of the cement required is, बताइए जरा, the quantity of the cement required is, बोलो जरा आंसर क्या होगा। करो आंसर। जीरो पॉइंट एट सेवन आ रहा है, ठीक है, 0.942 आ रहा है आपका, अप्रोक्सीमेट वन बैग, क्वांटिटी पता नहीं है मीटर क्यूब में, 0.88, हाँ ठीक है 0.88 आएगा लगभग, बिल्कुल 0.88 आएगा, आंसर क्या होगा 0.88 होगा, 0.88 मीटर क्यूब होगा, सीमेंट नीडेड विल बी 0.88 मीटर क्यूब। हाँ 874 88 इसी तरह के आसपास आ रही होगी वैल्यू ना, इसी रेंज में कुछ। क्या करा आपने यहाँ पे, सिंपल देखो, कंक्रीट का प्रोपोर्शन आपको दे रखा है 1:2:4, कंक्रीट का आपको एरिया दिया है यहाँ पे कितना, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे कंक्रीट का एरिया दे रखा है, 100 मीटर स्क्वायर। अगर मुझे कंक्रीट की वॉल्यूम पता करनी हो ना, अगर कंक्रीट की वॉल्यूम पता करनी है तो क्या करूंगा मैं, सिंपल ये जो एरिया दिया है ना, दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय, सो वॉल्यूम कितना होगा, दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, जो थिकनेस इसमें क्वेश्चन में दे रखी है आपको, मल्टीप्लाइड बाय द
थिकनेस कितना होगा, एरिया कितना है आपके पास में 100 इंटू थिकनेस कितना होगा, थिकनेस है आपके पास 4 और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, ये कैंसर आउट हुआ आपका। तो बचेगा क्या यहाँ पे 4 मीटर क्यूब, यानी कि आप यहाँ पे आपको ये पता लगा कि वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितना है आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब निकल कर आ रहा है। सो द वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट इज इक्वल टू व्हाट, 4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब। अगर आपको वॉल्यूम पता है कॉन्क्रीट का तो आपको क्या निकालना है कि कितना सीमेंट आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा वहां पे, बस जस्ट ये कैलकुलेट करना है। 4 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट में कितना सीमेंट आपको अप्लाई करना है, जस्ट ये कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, सिंपल सा एक पॉइंट लगेगा आपका, 1 मीटर क्यूब वेट कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ड्राई कॉन्क्रीट। सो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब तो वेट कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब तो ड्राई कॉन्क्रीट। क्लियर है? तो यहाँ पे निकालो आप जरा 1.53 में कितना कितना, तो होगा क्या आपका यहाँ पर, देखो क्या होगा 1.53 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा ये 0 पॉइंट, आई थिंक ये 0.218 आएगा ना सॉल्व करके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.22 मीटर क्यूब, 0.22 मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 0.22 मीटर क्यूब पर पार्ट आ रहा है निकलकर। सीमेंट का कितना पार्ट है, सीमेंट का एक ही पार्ट है ना आपके पास में, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा आपके पास में 0.22 मीटर क्यूब हो जाएगा, दैट द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट विल बी 0.22 मीटर क्यूब। अब ये कितने में आ रहा है, ये आ रहा है जस्ट आपका 1 मीटर क्यूब के लिए। 1 मीटर क्यूब के लिए आपको कितना सीमेंट डालना है वहां पे, इतना डालना है आपको। कितने में बताना है, 4 मीटर क्यूब में बताना है आपको। सो 4 मीटर क्यूब में अगर बताना है तो 4 मीटर क्यूब में कैसे बताओगे, 4 इंटू 0.22 दैट विल बी 0.88 मीटर क्यूब के आसपास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, 0.88 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ये आंसर आ रहा होगा 0.88 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। जीरो पॉइंट एट एट मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी तरह की क्वेश्चन में? इसी सेम कॉन्सेप्ट पे आपने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे, और कई सारे क्वेश्चन आपके इसी सेम कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, अगर आपने देखे होंगे तो कई सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। बताओ। नंबर ऑफ बैग अगर आपको निकालने हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, नंबर ऑफ बैग अगर आपको निकालने हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पता है, आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पता है, कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है 0.88 वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है 0.88, इसको डिवाइड कर लो किससे, एक बैग की वॉल्यूम के साथ 0.0347, देख लो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। आपको सीमेंट का टोटल वॉल्यूम पता है, आपको एक बैग का सीमेंट का वॉल्यूम पता है, तो टोटल कितने बैग्स लग जाएंगे देख लो चेक करके, डिवाइड करके कितना आता है। बताइए।
नंबर ऑफ बैग निकालने तो इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। 27 बैग्स, हाँ वो देख लो कैलकुलेट करके, डिवाइड करके कितना भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। सो 26 बैग्स आ रहे हैं आपके पास ना, 26। ठीक है, बताइए। सो ये क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है? बताओ जरा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे आगे देखो। अब जरा मैंने अभी जस्ट आपको, आई थिंक इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो आप उसको आराम से कर लोगे। बट सर फ्लोर के लिए तो अलग वैल्यू लेते हैं, बट सर फ्लोर के लिए तो अलग वैल्यू लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपके फ्लोर की थिकनेस पे, वो डिपेंड करता है आपके फ्लोर की थिकनेस पे, डिपेंड करता है आपके फ्लोर की थिकनेस पे। ये सारी चीजें फिर आपकी एस्टिमेशन की चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक केस आपके, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा था कल की, 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट इज इक्वल्स टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द, इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, ये हमारा एक जनरल स्टेटमेंट है। 10% एक्स्ट्रा फॉर अनइवननेस एंड लॉस 4 मीटर क्यूब। 10% वाला कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। जब हम मिक्सिंग की बात करेंगे तो वहां पे बताऊंगा कि आपको 10% एक्स्ट्रा आपको क्यों डालना पड़ता है। जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में मिक्सिंग की बात करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि 10% आपको एक्स्ट्रा क्यों डालना पड़ता है। 10% वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मिक्सिंग में आएगा 10% वाला एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके पास में एक। ठीक है, मिक्सिंग में आएगा आपका 10% वाला पॉइंट भी। 10% हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं उसकी, बिल्कुल बढ़ाते हैं 10% एक्स्ट्रा क्वांटिटी। उसका बढ़ाने का रीजन भी होता है कि क्या रीजन होता है उसको बढ़ाने का, उसको बढ़ाने का रीजन भी होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है 10% क्वांटिटी हमेशा बढ़ाओगे। वो बढ़ाते कब हैं उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट लिखवा दूंगा स्पेसिफिकली। इस केस में बढ़ाते हैं 10%। जिस समय पे आप हैंड मिक्सिंग करते हो, जिस समय पे आप हैंड मिक्सिंग करते हो, इन दैट केस आपको बढ़ानी पड़ती है 10% क्वांटिटी। हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग वाले दो तरह के पॉइंट होते हैं वहां पे। जिस समय पे आप हैंड मिक्सिंग करते हो उस समय पे आपको बढ़ानी पड़ती है वो। चलो, अब एक फाइल भेजी आपको मैंने पीडीएफ अभी, आई थिंक सबने देखी होगी ना वो। मॉर्निंग में एक फाइल सेंड करी है अभी जस्ट क्लास से पहले आपको। फाइल मिल गई है सबको? ठीक है, उसको ओपन कर लो जरा, फाइल को ओपन करो सब लोग, फाइल ओपन करो। फाइल ओपन करो। फाइल ओपन करो। ठीक है, फाइल ओपन करिए। अच्छा देखो, उसमें से फाइल में से अब सिंपल पढ़ना है आपको, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। कुछ थियोरिटिकल चीजें हैं आपकी, पूरी की पूरी थ्योरी है कंप्लीट। अब किसी तरह का कोई मतलब न्यूमेरिकल पार्ट तो अब आएगा नहीं कुछ टाइम के लिए। कंप्लीट थियोरिटिकल पार्ट है। थ्योरी मैंने आपको एज इट इज वहां पे लिख के दे रखी है, जस्ट उसको आपको क्या करना है, रीड करना है सिंपल। जस्ट उसको रीड करना है आपको जरा, सिंपल बिल्कुल। जैसे इसमें आप आएंगे, इस फाइल में आप लास्ट में आओ तो आपको एक हेडिंग लिखी दिखाई देगी। आई थिंक टोटल 16 पेजेस है ना। आप 12 या 13 पेज पर आ जाओ। 12 या 13 पेज पर आपको दिखाई देगा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इस वाले टॉपिक पर आओ, पेज नंबर 12 या 13 पे होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर आ जाइए जरा, इस वाले टॉपिक पे।
हाँ मिल गया सबको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये टॉपिक होगा आपका। बताओ, ओपन कर लिया सबने? पेज नंबर 12 या 13 के आसपास होगा कहीं पे, मतलब लास्ट में है, लास्ट में 3-4 पेज छोड़कर होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबको मिल गया पॉइंट? हाँ मिल गया सबको। सबको मिल गया है वाला पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। चलो अब देखो जरा, वन बाय वन सारे के सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कंक्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको वर्केबिलिटी के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। वर्केबिलिटी के बारे में आपको कौन कौन से फैक्टर वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो चीजें आपने देखी थी। वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो चीज आपने डिस्कस करी थी वहां पे वर्केबिलिटी में। इन द सिमिलर वे जब स्ट्रेंथ में आपको टेस्टिंग हो चुकी है, टेस्टिंग स्ट्रेंथ की कैसे करनी है, कंप्रेशन टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, वो चीज आपको बता दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की उसको किस किस फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, वो चीज अब डिस्कस करनी है नेक्स्ट। वन बाय वन सारे के सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आपको ऑलरेडी पता है, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से फैक्टर का अफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है। देखो वन बाय वन सारे के सारे फैक्टर उठाएंगे। सो जो फर्स्ट फैक्टर आपके पास में रहेगा, दैट फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? एडमिक्सचर्स। फर्स्ट फैक्टर आपके पास में क्या है? फर्स्ट फैक्टर होगा एडमिक्सचर। एडमिक्सचर बताओ जरा मुझे, एडमिक्सचर का अफेक्ट कौन सा एडमिक्सचर है जिसका अफेक्ट आपको स्ट्रेंथ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब जिससे आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, कौन सा एडमिक्सचर ऐसा है जिससे आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवा सकते हो, बताओ जरा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमने एडमिक्सचर में, बार बार ये चीज बताई थी। कौन सा वो एडमिक्सचर है जिससे, जो कि आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर सकता है? कौन सा एडमिक्सचर ऐसा है जो कि आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर सकता है? बोलो। हाँ, पांच तरह के अपने एडमिक्सचर डिस्कस करे थे ना। एयर एंटरिंग था, एक्सेलेटर्स था, रिटार्डर्स था, आपके पास प्लास्टिसाइजर था, सुपर प्लास्टिसाइजर थे। कौन से एडमिक्सचर ऐसे थे जो कि स्ट्रेंथ बढ़ाकर दे सकते हैं आपको? सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स एंड प्लास्टिसाइजर्स बोथ। कौन कौन से? दोनों के दोनों, सुपर प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर, यस, प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स एंड प्लास्टिसाइजर बोथ, एंड प्लास्टिसाइजर बोथ। आपको चीज बताई थी मैंने वहां पे कि भाई प्लास्टिसाइजर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर करते क्या है, या तो ये आपको सेम वाटर कंटेंट पे ज्यादा वर्केबिलिटी निकाल के दे देंगे, ये आपको क्या करेंगे, या तो सेम वाटर कंटेंट पे ज्यादा वर्केबिलिटी आपको निकाल कर देंगे, या फिर ये आपको कम वाटर कंटेंट पे, या फिर आपको ये वर्केबिलिटी सेम रखते हुए स्ट्रेंथ ज्यादा निकाल कर दे देंगे। ऐसा पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना एडमिक्सचर में, जब आपको प्लास्टिसाइजर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में पढ़ाया था, कि या तो ये क्या करते हैं, सेम वर्केबिलिटी रखते हुए स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, या फिर स्ट्रेंथ को सेम रखते हुए वर्केबिलिटी बढ़ा के दे देते हैं आपको। यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर, एंड वर्केबिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता था आपके पास ये जो दोनों के दोनों एडमिक्सचर थे। ये पॉइंट आपको बताया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो एडमिक्सचर में ये पॉइंट आपको वहां पे बताया था। तो सबको क्लियर है कि कैसे प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर किस तरह से आपको स्ट्रेंथ बढ़ाकर दे सकते हैं? ये सबको क्लियर है? ये बताया था बार बार क्लास में कि भाई प्लास्टिसाइजर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर या तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर देंगे या फिर आपकी वर्केबिलिटी बढ़ाकर दे देंगे, तो इसमें डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है।
ये पॉइंट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडमिक्सचर का इफेक्ट किस तरह से होता है, कौन कौन से एडमिक्सचर है जो कि इफेक्ट डालते हैं, तो इसमें दोबारा से डिस्कस करने वाला कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर है? सेकंड फैक्टर उठाते हैं। सो जो सेकंड फैक्टर रहेगा आपके पास में, दैट सेकंड फैक्टर आपके पास में क्या है? ग्रेडेशन है। सेकंड ऑफ द फैक्टर इज व्हाट? ग्रेडेशन। अब ग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रेडेशन 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 ऑफ एग्रीगेट्स, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट। सेकंड फैक्टर क्या है आपके पास में? ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट। बताइए जरा, स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी पता है आपको, बता रखा है कई बार क्लास में। ग्रेडेशन का क्या फर्क पड़ेगा? ग्रेडेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑलरेडी बता रखा है, इंप्रूव हो जाएगी स्ट्रेंथ मोर। यस, बिल्कुल करेक्ट है। गुड, हाई स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। वेल ग्रेडेड में ज्यादा होगी, वेल ग्रेडेड में ज्यादा होगी। इनफैक्ट आपको ये भी बताया था कि ग्रेडेशन इंप्रूव करना एक ऐसा तरीका होता है, ग्रेडेशन को इंप्रूव कराना एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करा सकते हो, वर्केबिलिटी भी इंप्रूव करा सकते हो। ये बताया था पॉइंट कि ग्रेडेशन का इफेक्ट आपको दोनों पे मिलता है। ग्रेडेशन बेटर करने का इफेक्ट आपको दोनों पे मिलता है। आप ग्रेडेशन इंप्रूव करा के स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करा सकते हो, स्ट्रेंथ भी आप इंप्रूव करवा सकते हो, एंड वर्केबिलिटी भी आप इंप्रूव करवा सकते हो। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना वहां पे क्लास में। ग्रेडेशन एक ऐसा मेथड रहता है आपके पास में। क्लियर है? वर्केबिलिटी ऑलमोस्ट ऑल, यस, ऑलमोस्ट ऑल दी प्रॉपर्टीज गेट्स इंप्रूव्ड। ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, वॉइड्स भी कम रह जाएंगे, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ग्रेडेशन एक ऐसा तरीका है। क्लियर है? ग्रेडेशन ही किस तरह का तरीका होता है। वर्केबिलिटी कैसे बढ़ती है? कोई बताएगा कि वर्केबिलिटी कैसे बढ़ती है? वर्केबिलिटी कैसे बढ़ती है ग्रेडेशन इंप्रूव करने से? वर्केबिलिटी कैसे बढ़ती है ग्रेडेशन इंप्रूव करने से? बताओ जरा। मोर पेस्ट। मोर पेस्ट क्यों? वॉइड्स का वाटर। मोर पेस्ट अवेलेबल, बिल्कुल मोर पेस्ट अवेलेबल होगा, ज्यादा पेस्ट अवेलेबल होगा। ज्यादा पेस्ट अवेलेबल इसलिए होगा, ज्यादा पेस्ट अवेलेबल इसलिए होगा, रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि वॉइड्स कम रह जाएंगे। अगर वॉइड्स कम रह जाएगा तो वॉइड्स के अंदर वाटर जो पेस्ट था, जो वॉइड्स के अंदर जो पेस्ट था वो कम जाएगा। वॉइड्स के अंदर जो पेस्ट था वो कम जाएगा। अगर वॉइड्स के अंदर पेस्ट कम जाएगा तो ज्यादा पेस्ट अवेलेबल रहेगा आपके पास में सरफेस को लुब्रिकेट करने के लिए। वेल ग्रेडेड में वॉइड्स कम होंगे। यस, बिल्कुल, वेल ग्रेडेड में वॉइड्स कम होंगे। वॉइड्स कम है तो वॉइड्स के अंदर पेस्ट कम फिल होगा। फ्री सीमेंट पेस्ट ज्यादा अवेलेबल रहेगा। फ्री सीमेंट पेस्ट ज्यादा अवेलेबल रहेगा तो आपका सरफेस का लुब्रिकेशन ज्यादा होगा। सरफेस का लुब्रिकेशन ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। वर्केबिलिटी बढ़ेगी। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ेगी बताओ? स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ेगी? स्ट्रेंथ इंटरलॉकिंग। यस, करेक्ट है, लिखा हुआ है पीडीएफ में। लिखा हुआ है पीडीएफ में, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट। ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट अच्छा हो जाएगा। ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट अच्छा हो जाएगा। लोड बेटर तरह से ट्रांसफर होगा। लोड बेटर तरह से ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यह है कि इंटरलॉकिंग अच्छी हो गई। इंटरलॉकिंग अच्छी हो गई, स्ट्रेंथ आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेंथ आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो दो फैक्टर आपने डिस्कस कर लिया। आई थिंक दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की। ये समझ में आया सबको? एंड ये भी सबको समझ में आया है? कोई दिक्कत किसी तरह की इसमें कि भाई किस तरह से हो रहा है वो समझ में आ रहा है सबको? एडमिक्सचर में कैसे हुआ एंड ग्रेडेशन में कैसे हुआ? ग्रेडेशन से किस तरह से हमारी स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी दोनों इंप्रूव हो जाती हैं। बोलो, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड जो आपके पास में होगा, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट थर्ड पॉइंट इज द टेक्सचर। टेक्सचर, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। बोलो जरा, अफेक्ट बताओ क्या होगा टेक्सचर का? टेक्सचर का अफेक्ट बताओ। स्ट्रेंथ कौन से टेक्सचर के एग्रीगेट में ज्यादा मिलेगी? स्ट्रेंथ कौन से टेक्सचर के एग्रीगेट में ज्यादा मिलेगी? रफ में। यस, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी आपको रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट में। स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट में। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑलरेडी पता है कि भाई अगर, अच्छा, रफ वाले में वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट, फ्रिक्शन ज्यादा, रफ में सो स्ट्रेंथ मोर। यस, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप वर्केबिलिटी पे बात करो, रफ टेक्सचर्ड में वर्केबिलिटी पे, रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट में वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? लो वर्केबिलिटी हो जाएगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और ये बताओ स्मूथ टेक्सचर वाले में स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट में स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट में स्ट्रेंथ कैसी रहेगी?
लेस रहेगी। स्मूथ टेक्सचर वाले में स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? लेस रहेगी। लेकिन वर्केबिलिटी स्मूथ वाले में, वर्केबिलिटी स्मूथ वाले में हाई रहेगी, वर्केबिलिटी स्मूथ वाले में हाई रहेगी। यस, वर्केबिलिटी स्मूथ वाले में हाई रहेगी। क्लियर है? चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पैरामीटर की बात करते हैं। फोर्थ फैक्टर जो होगा आपके पास में, फोर्थ, दैट इज द शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप ऑफ एग्रीगेट, बताओ किस तरह की शेप यूज करने पे आपको बेटर स्ट्रेंथ मिलेगी? किस तरह की शेप एग्रीगेट की यूज करने पे आपको बेटर स्ट्रेंथ मिलेगी? एंगुलर, एंगुलर आएगा। करेक्ट, बिल्कुल एंगुलर, एंगुलर बिकॉज इंटरलॉकिंग, यस करेक्ट है। एंगुलर होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, और एक और बात, एंगुलर होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, साथ साथ सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, ज्यादा फ्रिक्शन निकल कर आएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। सो ये दोनों पॉइंट आते हैं, है ना? क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने एंगुलर यूज करा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम होगी? अगर मैंने एंगुलर शेप का एग्रीगेट यूज करा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और ये बताओ वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? एंगुलर वाला यूज करने पे वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, है ना? वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। चलो, सो क्लियर है? अच्छा राउंडेड वाले में, राउंडेड एग्रीगेट में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? राउंडेड एग्रीगेट में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? राउंडेड में कम मिलेगी, राउंडेड में स्ट्रेंथ कम मिलेगी, लेकिन वर्केबिलिटी, राउंडेड में वर्केबिलिटी, राउंडेड में वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी। यस करेक्ट, राउंडेड में वर्केबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। चलो यहां तक समझ में आया। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, राउंडेड का समझ में आता है, एंगुलर का समझ में आता है। अब ये बताओ, अगर मैंने फ्लैकी या फिर इलोंगेटेड शेप का एग्रीगेट यूज कर लिया, मैं किसकी बात करूं? अगर सपोज मैंने फ्लैकी या फिर इलोंगेटेड शेप का एग्रीगेट यूज करा, तो उसके केस में स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वर्स्ट, दोनों होंगी कम, दोनों लो होंगी। यस, दोनों लेस होंगी, बिल्कुल दोनों लेस हो जाएंगे, मतलब एक पुअर मिक्स मिलेगा आपको। आप अगर फ्लेकी या फिर एलोंगेटेड यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पुअर मिक्स मिलेगा, जिसमें ना तो वर्केबिलिटी होगी, जिसमें ना ही स्ट्रेंथ होगी। ये पॉइंट तो शायद मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा है ना, ये वाला पॉइंट कि अगर आप फ्लैकी या फिर एलोंगेटेड यूज करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आपको नोट्स में लिखा रखा है क्या? ये लिखाया हुआ पॉइंट है नोट्स में? बोलो। हाँ लिखवा रखा है कि अगर आप क्या करोगे कि अगर आप फ्लैकी या फिर एलोंगेटेड यूज करोगे तो ना ही आपको वर्केबिलिटी मिलेगी, ना ही आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। चलो ये भी फैक्टर आता है समझ में ना। अब आपके जो नोट्स हैं, जो आपकी फाइल है, उस फाइल के अंदर स्टार्टिंग के 4 फैक्टर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चारों को एक बार रीड करके देख लो, चारों को एक बार रीड करके देख लीजिए, चारों के चारों फैक्टर्स को एक बार देख लो, चेक करके। डिस्कस कर दी, इनको एक बार चेक करके देख लो। बोलो, चेक कर लिया? पढ़ लिए चारों पॉइंट? पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में वहां पे लिखा हुआ नहीं है, वो सिंपल क्या बता दिया आपको, एरो के फॉर्म में शो कर रखा है। रीजंस आपको ऑलरेडी पता है, तो वो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको बार बार।
ओके, नेक्स्ट पैरामीटर आता है क्या, वाटर टू सीमेंट रेशियो। फिफ्थ पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, दैट फिफ्थ पैरामीटर इज वाटर टू सीमेंट रेशियो। वाटर टू सीमेंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, वाटर टू सीमेंट रेशियो से क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर है? इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई वाटर टू सीमेंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जरा, वाटर टू सीमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो बेसिकली वाटर एंड सीमेंट मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर एंड सीमेंट मिलके फॉर्म क्या करते हैं, वाटर एंड सीमेंट को हम कंक्रीट में क्या बोलते हैं, बेसिकली कौन सा फेज होता है, ये पेस्ट फेज होता है। ये क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है आपका पेस्ट फेज, ठीक है। पेस्ट फेज होता है कौन सा, वाटर प्लस, ये तो पता है आपको, ये वाटर प्लस सीमेंट आपका होता है वाटर प्लस सीमेंट होता है आपका, ऑडियो लेकर रहा हूं। ये किसी का माइक ऑन है क्या, बताओ, माइक ऑन है क्या किसी का, माइक तो बंद है सबके, ठीक है। अभी क्लियर है, अब क्लियर है, हाँ अब ठीक है। ओके देखो, सो क्या है यहाँ पे आपका, मैंने बताया कि भाई पेस्ट फेज का मतलब होता है आपका वाटर प्लस सीमेंट। वाटर प्लस सीमेंट आपका पेस्ट फेज एक तरह से फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं पेस्ट फेज होते हैं, दो फेज होते हैं ना, एक तो पेस्ट फेज होता है जिसमें वाटर प्लस सीमेंट को हम ऐड करते हैं, दूसरा होता है एग्रीगेट फेज होता है जिसमें आपका फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट आ जाता है। तो जो आपके सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, बेसिकली सॉरी जो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी ना, कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल में डिपेंड करेगी इस पेस्ट के, ये जो पेस्ट बनता है ना सीमेंट प्लस वाटर का, इस पेस्ट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, इस पेस्ट की स्ट्रेंथ कितनी है इस पे डिपेंड करेगा। पहले तो आपको ये बताया कि हम बात कर रहे हैं वाटर टू सीमेंट रेशियो फैक्टर के बारे में, वाटर टू सीमेंट रेशियो फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। वाटर टू सीमेंट रेशियो में मैंने आपको ये बताया कि वाटर प्लस सीमेंट कौन सा फेज होता है, ये पेस्ट फेज होता है कॉन्क्रीट के अंदर। सो जो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करेगी कि जो पेस्ट बनता है ना, इस पेस्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, इस पेस्ट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा क्या, आपके कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं पेस्ट के बारे में, अब हम बात करते हैं पेस्ट के बारे में, पेस्ट की स्ट्रेंथ, पेस्ट की स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। ये बताओ जितना ज्यादा पेस्ट की स्ट्रेंथ होगी, जितना ज्यादा पेस्ट की स्ट्रेंथ होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मिलेगी आपको या कम मिलेगी, जितना ज्यादा पेस्ट की स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मिलेगी उतना कम मिलेगी, उतना ज्यादा मिलेगी। जैसे जितना ज्यादा पेस्ट की स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मिलेगी, क्लियर है? सो जितना ज्यादा पेस्ट की स्ट्रेंथ, कंक्रीट स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पेस्ट स्ट्रेंथ उतना ज्यादा कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगा। पेस्ट में कौन कौन है, पेस्ट में है आपका वाटर एंड सीमेंट, पेस्ट में है आपका वाटर एंड सीमेंट। अब मुझे ये बताना, अगर आप पेस्ट के अंदर, अगर आप पेस्ट के अंदर वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाओगे, अगर आप पेस्ट के अंदर वाटर की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा कर दोगे तो पेस्ट की स्ट्रेंथ, अच्छा पहले तो ये बताओ, अगर आपने पेस्ट के अंदर वाटर की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, अगर आपने पेस्ट के अंदर वाटर की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आपने डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, मैं डाइल्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, डाइल्यूशन आपने बहुत ज्यादा कर दिया है बहुत कम कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, बिल्कुल डाइल्यूशन आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब समझते होंगे ना, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली वॉल्यूम को बढ़ाना वाटर को ऐड करने के बाद, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करके वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने उसका फालतू में, है ना, एडिंग वाटर, यस बिल्कुल। जैसे ठीक है,
तो क्या हुआ, जैसे आपकी हम बात कर रहे हैं पेस्ट की स्ट्रेंथ की, पेस्ट की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि अगर आप वाटर को बढ़ाओगे, अगर आपने वाटर बढ़ाया, वाटर बढ़ाने से आपने क्या करा, डाइल्यूशन को क्या कर दिया, आपने डाइल्यूशन को बढ़ा दिया। अगर आपने डाइल्यूशन को बढ़ा दिया, अगर आपने डाइल्यूशन को बढ़ा दिया, अगर आपने डाइल्यूशन को बढ़ा दिया, आपने ज्यादा वाटर डाल दिया वहां पे, आपने ज्यादा वाटर डाला, ज्यादा वाटर डालने पे आपने डाइल्यूशन ज्यादा कर दिया, डाइल्यूशन ज्यादा कर दिया, डाइल्यूशन ज्यादा करने पे पेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। पेस्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कम होगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज बाय एडिंग मोर वाटर, यस, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो स्ट्रेंथ क्या होगा, यस स्ट्रेंथ क्या होगी, पेस्ट की स्ट्रेंथ, पेस्ट स्ट्रेंथ, पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पेस्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर पेस्ट की स्ट्रेंथ कम हुई तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ये तो पेस्ट की स्ट्रेंथ कम हुई है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, कम हो गई, कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी कम हो गई। अब ये भी तो बताओ, वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या हुआ, वाटर बढ़ाया आपने, वाटर टू सीमेंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, वाटर टू सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो गया, वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्लियर है, ये यहाँ से सारे के सारे पॉइंट आपके रिलेट हो गए। यानी कि फाइनल यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि विद इंक्रीज इन द वाटर टू सीमेंट रेशियो द स्ट्रेंथ विल व्हाट डिक्रीज, स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वाटर टू रेशियो अगर आप वाटर टू सीमेंट रेशियो अगर आप बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेंथ क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, पेस्ट की स्ट्रेंथ कम होगी, डाइल्यूशन ज्यादा हो गया, वाटर ज्यादा डाल दिया, पेस्ट की स्ट्रेंथ कम हो गई, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी, वाटर टू सीमेंट रेशियो ज्यादा हो जाएगा। बताओ ये आए क्या सारे के सारे पॉइंट समझ में। सो क्या हो रहा है कि वाटर टू सीमेंट रेशियो अगर इंक्रीज करेगा आपका ना, तो स्ट्रेंथ क्या होगी कंक्रीट की, आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। बताइए क्लियर है या नहीं है, ये क्लियर है पॉइंट या नहीं है। सीमेंट इंक्रीज किया तो क्या होगा, अगर आप सीमेंट इंक्रीज करोगे वाटर टू सीमेंट रेशियो कम होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, सीमेंट इंक्रीज करोगे पेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये सीमेंट का भी बता देता हूं मैं। सीमेंट आपने बढ़ाया, पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, पेस्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ का क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अच्छा जस्ट मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, आपको पढ़ के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको सुनकर बहुत इजीली समझ में आएगा। एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, उसको सुनकर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो डाइल्यूशन वाला था कि भाई डाइल्यूशन बढ़ाया स्ट्रेंथ कम हो गई, ऐसे कैसे, डाइल्यूशन बढ़ा दिया आपने स्ट्रेंथ कम हो गई। देखो समझो इस पॉइंट को, जस्ट मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि अगर सपोज कि हम कभी ड्रिंक वगैरह की बात कर रहे हैं, ड्रिंक, ठीक है, जैसे अल्कोहल दारू वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज करो आप वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मतलब आपने क्या कर दिया, उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, आपने उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया ना। अगर आपने अल्कोहल को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तो होता क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ कम लगती है, बहुत हार्ड लगती है उसके बाद में। वाटर बहुत ज्यादा डालने के बाद लेस इंटॉक्सिकेटेड होगा, बिल्कुल लेस इंटॉक्सिकेटेड होगा, ऐसा ही होता है ना, तो उससे रिलेट कर सकते हो। यही वही बोलने का मतलब है कि स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत लाइट लगता है। तो डाइल्यूट आपने कितना ज्यादा करा, जितना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया उतना ज्यादा लाइट हो गया, उतना ज्यादा लाइट हुआ मतलब स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। सो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। सो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, पेस्ट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब आप एक काम करो, ये वाला जो फिफ्थ फैक्टर है ना, ये वाला जो फिफ्थ फैक्टर अभी बताया, इसको एक बार नोट्स में चेक कर लो।
इसको पढ़ो जरा एक बार, फिफ्थ फैक्टर को, फिफ्थ फैक्टर पढ़ो, फिफ्थ एक बार नोट्स में चेक करो अपनी फिफ्थ फैक्टर क्या लिखा हुआ है वहां पे। पढ़ो कि कंक्रीट स्ट्रेंथ विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट पे। अगर सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ कम हो रही है, सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन क्या कर दिया है आपने, ये पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, अगर आप डाइल्यूशन करोगे ज्यादा, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ कम होगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही तो बताया ना, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट आपने कम कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम अगर आप सीमेंट को बढ़ाओगे, सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी कब, अगर आप सीमेंट को बढ़ाओगे। सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ कब कब होगी, अगर आप वाटर को बढ़ाओगे। पढ़ो जरा इसको, देखो एज इट इज लिखे हुए हैं वहां पे सारे के सारे पॉइंट्स। तो लास्ट में क्या लिखा है, वाटर सीमेंट रेशो बढ़ने पे स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कंक्रीट की कम हो रही है। पढ़ो इसको एक्जैक्टली, ये सारी की सारी चीजें वहां पे मेंशन कर रखी है, बहुत शॉर्ट में समझा मैंने यहाँ पे दिया है। पढ़ लो इसको, वहां पे क्लियरली समझ में आ जाएगा पढ़ के। बोलो आया पढ़ के समझ में। ये क्लियर हो गया पॉइंट। सो यहां तक क्लियर है ना। ये पॉइंट्स क्लियर है सब। देखिएगा नेक्स्ट, उसी के नीचे, उसी पॉइंट के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, नोट करके लिखी हैं कुछ पॉइंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है कंक्रीट की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है लगभग, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है लगभग, आपको पता है ऑलरेडी। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10% तक होती है, आपको पता है ऑलरेडी ये पॉइंट ना। 10% तक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको ये बताया गया है कि भाई बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसकी लगभग 15% के आसपास निकल कर आती है। बेंडिंग स्ट्रेंथ जो निकल कर आती है लगभग 15% के आसपास निकल कर आती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। एंड जो शियर स्ट्रेंथ निकल कर आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस है सब कि जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10% तक होता है। बेंडिंग स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 15% तक हो जाता है। एंड शियर स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 20% तक होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। ये 3 नोट पॉइंट लिखे होंगे आपके नोट्स में वहां पे, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिखे होंगे। देखो चेक कर लिया सबने, सबने चेक कर लिया है, चेक कर लिया है ना सबने। तो जहां तक क्लियर है, अब हम ना नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में जो फैक्टर है दैट इज द सिक्स्थ फैक्टर। सिक्स्थ फैक्टर है आपके पास में मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग टाइम, दैट इज मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम की बात कर लेते हैं, मिक्सिंग टाइम की। मिक्सिंग टाइम देखो, अच्छा ये बताओ, मैं मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग करनी है मुझे, मैं कंक्रीट बना रहा हूँ, कंक्रीट मुझे क्या बनानी है, होमोजेनियस कंक्रीट बनानी है मुझे। देखो कंक्रीट को कभी आप होमोजेनियस तो बना नहीं पाओगे, बट आप कोशिश ये रखोगे कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उसको होमोजेनियस बनाओ, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। 100% होमोजेनियस नहीं बना पाओगे, लेकिन कोशिश रखो जितना ज्यादा ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना होमोजेनियस उसको बनाओ। होमोजेनियस बनाने के लिए, होमोजेनियस बनाने के लिए आप क्या करते हो, जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल, उनको मिक्स करते हो। आप उन्हें क्या करते हो, मिक्स करते हो। मिक्सिंग करोगे मशीन्स में, मशीन भी होती है, हैंड मिक्सिंग भी होती है, वो डिस्कस करेंगे, आपका एक पूरा टॉपिक होगा मिक्सिंग का, वहां पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अगर सपोज करो कि मैंने अगर सपोज करो कि मैंने क्या करा, मैंने मिक्सिंग को बहुत बहुत कम टाइम तक करा। सपोज करो मैंने मिक्सिंग को बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए करा, 10 सेकंड 20 सेकंड मैंने मिक्सिंग करी। सपोज करो मैंने 10 सेकंड 20 सेकंड तक मिक्सिंग करी। अगर आपने
इतने कम टाइम तक मिक्सिंग करी है, अगर आपने बहुत कम टाइम के लिए मिक्सिंग करी है तो मुझे ये बताओ बहुत कम मिक्सिंग करने पे आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी कंक्रीट की वो अच्छी मिलेगी या ज्यादा अच्छी मिलेगी या खराब मिलेगी बहुत कम टाइम स्ट्रेंथ मिक्सिंग करने पे? खराब मिलेगी, बिल्कुल। सबको समझ में आती है पॉइंट कि अगर आप बहुत कम टाइम तक मिक्सिंग करोगे ना, अगर आप बहुत कम टाइम तक मिक्सिंग करोगे तो बहुत कम टाइम तक मिक्सिंग करने पे क्या होगा, वो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा पेस्ट। पेस्ट यूनिफॉर्म नहीं बनेगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। चीज आपको समझ में आती है। अब एक बार ये जो पॉइंट लिखा है ना आपके नोट्स में, इसको पढ़ के देखो। आपके नोट्स में जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको पढ़ के देखो, क्या लिखा है यहाँ पे। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट increases with increase in the mixing time up to 2 minutes beyond which no significant improvement is observed। मतलब समझो पॉइंट का क्या है। एक क्वेश्चन भी आ रहा है यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल कर आपके पास में, आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। देखो क्या बताया मैंने यहाँ पे कि भाई मिक्सिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि अगर आप मिक्सिंग टाइम को बहुत कम रखोगे ना, अगर आप मिक्सिंग टाइम को बहुत कम रखोगे, मिक्सिंग टाइम मतलब मिक्स करने का जो टाइम है, अगर आप उसको बहुत बहुत कम रख रहे हो ना, तो बहुत बहुत कम रखने पे क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मिक्सिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पाई, मिक्सिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पाई, वॉइड्स भी उसमें रह जाएंगे, 10 तरह की नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा आपका मिक्स, आपको क्या है, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। अगर आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ाओ, अगर आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ाओगे ना, अगर आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज करेगी, यस। स्ट्रेंथ क्या करेगी, अगर आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेंथ क्या करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल इंक्रीज। स्ट्रेंथ क्या करेगी कंक्रीट की, इंक्रीज कर जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल इंक्रीज, बट दिस इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ, दिस इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व्ड ओनली अप टू 2 मिनट्स तक। जब आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ाकर 2 मिनट के आसपास लेकर आते हो ना, तभी तक आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने में मिलेगा स्ट्रेंथ में। देखो मिक्सिंग टाइम आपने 5 सेकंड रखा, 10 सेकंड रखा, तो आपको स्ट्रेंथ बहुत बहुत कम मिलेगी। तो आप क्या करोगे, मिक्सिंग टाइम को बढ़ाओगे, आप ज्यादा टाइम के लिए क्या करोगे, मिक्स करोगे, आप ज्यादा टाइम के लिए सैंपल को क्या करोगे, मिक्स करोगे। मिक्सिंग करने में आप बढ़ा रहे हो टाइम को, अगर आप मिक्सिंग टाइम लगभग कितना लेकर आ गए, 2 मिनट के आसपास अगर लेकर आ गए आप मिक्सिंग टाइम, तो जब आपका मिक्सिंग टाइम आप 2 मिनट के आसपास लेकर रखोगे, एट दैट टाइम आपका ये ऑब्जर्वेशन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज ऑब्जर्व्ड टू बी मैक्सिमम, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज ऑब्जर्व्ड टू बी मैक्सिमम। अगर आप 2 मिनट से भी ऊपर सोचोगे ना कि मैं तो 15 मिनट तक, 1 घंटे तक उसको मिक्स करता रहूंगा, तो उसके बाद आपको ऐसा कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट उसके कंपैरिजन में आपको डिक्रीज देखने को जरूर मिल जाएगा, डिक्रीज जरूर देखने को मिल जाएगा, डिक्रीज देखने को जरूर मिल जाएगा स्ट्रेंथ में। क्या रीजन है कि अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो, रिएक्शन चल रही है वाटर की सीमेंट के साथ में, हाइड्रेशन भी तो हो रहा होता है, हीट भी तो निकल रही होती है, वाटर क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। अगर आप बहुत देर तक आप उसको मिक्स करते रहोगे, 1 घंटे तक बैठकर वहां पर, वाटर इवेपोरेट करा, आपने स्ट्रक्चर में उसको यूज करा, स्ट्रक्चर में यूज करोगे, स्ट्रेंथ क्या मिल जाएगी, उसकी कम मिल जाएगी। सो ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में? तो एज इट इज यही लिखा हुआ है कि भाई मिक्सिंग टाइम अगर बहुत बहुत कम है तो स्ट्रेंथ आपको बहुत कम मिलेगी, बट विद इंक्रीज इन द मिक्सिंग टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज ऑब्जर्व्ड टू बी इंक्रीजिंग। हमें क्या मिलता है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ते हुए दिखाई देती है, कहां तक, मिक्सिंग टाइम 2 मिनट्स के आसपास तक, 2 मिनट्स के आसपास तक। लेकिन अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं मिक्सिंग टाइम को, 2 घंटे तक बैठ के वहां पे मिक्सिंग ही करता रहूं, तो उसके बाद आपको ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ में नहीं देखने को मिलेगा, इनफैक्ट डिक्रीज जरूर देखने को मिल जाएगा, डिग्री जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आपके पास एक क्वेश्चन भी आ रखा है, आपने क्वेश्चन ये देखा होगा शायद प्रीवियस ईयर्स में, अगर आप ऑप्टिमम मिक्सिंग टाइम की बात करोगे ना, तो जो ऑप्टिमम मिक्सिंग टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 मिनट्स के आसपास का ही बताया जाता है, लगभग 2 मिनट्स के आसपास का ही आपको क्या बताया जाता है, मिक्सिंग टाइम बताया जाता है कि लगभग कितना मिक्सिंग टाइम आपको अप्रोक्सीमेटली रखना चाहिए, 2 मिनट के आसपास में। ये क्वेश्चन देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर्स में। बोलो ये चीज क्लियर है नहीं है सबको, ये वाला फैक्टर हुआ क्या, आया समझ में सबको? ये फैक्टर सबको क्लियर हुआ? सो पॉइंट क्लियर है। मिक्सिंग टाइम का क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप मिक्सिंग टाइम बढ़ाओगे देयर विल बी इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, बट ऐसा नहीं कि आप मिक्सिंग टाइम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दो, उसके बाद कोई 2 मिनट से ऊपर आपको ऐसा कोई ज्यादा इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो बताया कहां तक गया कि 2 मिनट के आसपास आप क्या रखो, मिक्सिंग टाइम लेके चलो, लगभग 2 मिनट के आसपास आप क्या ऑब्जर्व करो, लेके चलो अपना मिक्सिंग टाइम को, 2 मिनट के आसपास लेके चलो मिक्सिंग टाइम को।
सो बताओ ये वाला फैक्टर क्लियर है सबको, फिर आगे नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, बताइए जरा एक बार कंफर्म कर दो सब लोग, फिर नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं। क्लियर है? एक्सप्लेन, ओके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। देखो क्या बताया, मिक्सिंग वाला, मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। हाँ मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ। देखो क्या है मिक्सिंग में, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है, वाटर है, आपको उनको मिक्स करना पड़ता है। देखो आपको क्या करना है, कंक्रीट बनाना है। कंक्रीट बनाने के लिए आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिफॉर्म मिक्स बना सकूं ना, उतना मैं बनाऊं। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिफॉर्म हो सके आपका मिक्स, उतना यूनिफॉर्म आप उसको बनाओ। यूनिफॉर्म मिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरह से मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप सपोज मिक्सिंग बहुत ही कम टाइम के लिए करोगे, लेट अस सपोज आपने मिक्सिंग 2 सेकंड के लिए करी, 3 सेकंड के लिए आपने मिक्सिंग करी, तो आप क्या मिक्सिंग कर लोगे 2-3 सेकंड में? तो अगर मिक्सिंग टाइम बहुत 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 कम है ना, तो उसके केस में स्ट्रेंथ आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मिक्सिंग टाइम बहुत कम है, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाएंगे, यूनिफॉर्म मिक्स नहीं बन पाएगा, स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ाओ, अगर आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ाओ, अगर आप मिक्सिंग टाइम को बढ़ा रहे हो, तो चांसेस है कि ज्यादा यूनिफॉर्म मिक्स आपका मिलेगा, ज्यादा यूनिफॉर्म आपका मिक्स बनेगा, वॉइड्स कम क्रिएट होंगे, स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो मिक्सिंग टाइम के बढ़ने पे स्ट्रेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मिक्सिंग टाइम अगर बहुत बहुत कम है ना, मिक्सिंग टाइम अगर बहुत बहुत कम है, तो स्ट्रेंथ क्या मिल रही है, कम मिल रही है। मिक्सिंग टाइम अगर आप बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी आपके पास में, इंक्रीज करना शुरू करेगी। बट ये जो इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ है ना, मिक्सिंग टाइम के बढ़ाने पे जो इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ है, दैट इज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, दैट इज ऑब्जर्व्ड ओनली अप टू द ड्यूरेशन ऑफ द 2 मिनट्स। मतलब अगर आप मिक्सिंग टाइम को लगभग 2 मिनट तक मेंटेन करके रखोगे ना, तो उस समय पे आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी मिक्सिंग टाइम के साथ में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं मिक्सिंग टाइम को बढ़ाता जाऊं, कितना भी बढ़ाता जाऊं, 2 घंटे तक बैठ के मैं मिक्सिंग करता जाऊं, तो 2 मिनट के आगे अगर आप मिक्सिंग करोगे, तो आपको ऐसा कोई इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि देयर इज ए इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑन इंक्रीजिंग द मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम को बढ़ाने के से हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ का इंक्रीज होता है। बट ऐसा नहीं कि मिक्सिंग टाइम आप 10 घंटे तक वहां पे बैठ के मिक्सिंग ही कर रहे हो उनकी। दिस इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ इज ओनली ऑब्जर्व्ड अप टू द ड्यूरेशन ऑफ द 2 मिनट्स। इसके बाद कोई ऐसा ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा स्ट्रेंथ में। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टाइम ऑफ द मिक्सिंग अप टू 2 मिनट्स। और ये 2 मिनट लगभग एक आपको एवरेज वैल्यू भी बताई गई है कि हाँ मिक्सिंग टाइम आप कितना मेंटेन करके चलना चाहिए, आपको 2 मिनट के आसपास रखना चाहिए मिक्सिंग टाइम आपको, बियॉन्ड विच नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास में। सो द नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर विल बी, जो नेक्स्ट फैक्टर आपको डिस्कस करना है, क्यूरिंग मेथड। क्यूरिंग मेथड नेक्स्ट है आपके पास में, क्यूरिंग मेथड एंड द क्यूरिंग टेम्परेचर। क्यूरिंग टेम्परेचर पे, क्यूरिंग के मेथड पे डिपेंड करेगा एंड क्यूरिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ कितनी मिलने वाली है आपको। एक चीज तो आपको पता है कि भाई क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, एक बार बताएंगे जरा क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, बताया था पॉइंट आपको पहले। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, क्यूरिंग करने का मतलब क्या होता है? वाटर को इवेपोरेट होने से रोकना, इवेपोरेट होने से रोकना, वाटर ऐड करना टू कंपनसेट विद लॉस ऑफ द वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन, मेंटेनिंग द लॉस ऑफ द वाटर इन कंक्रीट। यस बिल्कुल। मिस ये क्यू जो है, क्यू क्यू ने बताया कि सर वाटर को इवेपोरेट होने से रोकना। वाटर को इवेपोरेट होने से कैसे रोक पाओगे आप? वाटर तो इवेपोरेट होगा आपका, लेकिन जो इवेपोरेट हुआ है उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपने उसमें फिर से वाटर डाल दिया, उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपने उसमें फिर से वाटर डाल दिया, दैट इज क्यूरिंग एक्चुअली। सो आप आर्टिफिशियली वाटर की एप्लीकेशन करते हो वहां पे, क्यों? जिससे कि जो वाटर आपका इवेपोरेट हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स, उसके इवेपोरेशन के लॉस की वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ में रिडक्शन आ सकता था, आप उसको कॉम्पनसेट कर पाओ। भाई वाटर अगर बाहर जाएगा तो हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, स्ट्रेंथ आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करा, जो वाटर बाहर गया, जो वाटर बाहर गया आपने उसके लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए फिर से उसमें वाटर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज द क्यूरिंग। क्यूरिंग के अलग अलग तरीके होते हैं आपके।
क्यूरिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, ये चीज हमने डिस्कस कर रही है, मतलब आई थिंक कल डिस्कस हो जाएगी ये चीज। क्यूरिंग के तरीके कौन कौन से होते हैं आपके पास में, ठीक है। क्यूरिंग मेथड एंड द क्यूरिंग टेम्परेचर। किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको क्यूरिंग करनी चाहिए, इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू बताई गई है कि व्हाट इज द टेम्परेचर दैट शुड बी मेंटेन्ड फॉर द क्यूरिंग पर्पस। जब आप क्यूरिंग कर रहे हो उस समय पे लगभग आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन करके चलना चाहिए, इसके लिए भी आपको एक वैल्यू बताई गई है। मुझे एक बात बताओ, आपने क्यूरिंग टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्यूरिंग का टेम्परेचर बढ़ा दिया। सपोज करो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने क्यूरिंग का टेम्परेचर बढ़ाया कि सर जिस टेम्परेचर पर आप क्यूरिंग कर रहे थे वो टेम्परेचर ज्यादा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आपने टेम्परेचर तो बढ़ाया ना, कैसे बढ़ाया वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मुझे ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ हाइड्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज करो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्यूरिंग का टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जिस टेम्परेचर पे आप क्यूरिंग कर रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ हाइड्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा जल्दी, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, जल्दी होगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा, जल्दी रिएक्शन होगा वाटर एंड सीमेंट का। हाइड्रेशन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यस रेट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मोर, रेट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मोर। अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन आपने बढ़ा दिया, अगर आपने रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा दिया तो स्ट्रेंथ गेन का रेट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ गेन का रेट क्या कर जाएगा, स्ट्रेंथ गेन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ गेन के रेट पे इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल यही तो आता है पॉइंट जस्ट। बताओ क्लियर है। तो यही आपको समझना था कि भाई क्यूरिंग, पहली बात तो आपको एक प्रॉपर ड्यूरेशन तक क्यूरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर ड्यूरेशन तक क्यूरिंग नहीं करोगे तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आ पाएगी, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगी, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगी। क्लियर है। प्रॉपर मेथड आपको यूज करना है। कौन से मेथड होते हैं आपके पास क्यूरिंग के, वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्यूरिंग का टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा स्ट्रेंथ को, कैसे, अब उसके लिए एक पॉइंट पढ़ लीजिए जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आपके नोट्स में क्या लिखा है कि हायर द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, द ग्रेटर इज द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, द ग्रेटर इज द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। यही बताया ना अभी आपको कि होगा क्या भाई, अगर सपोज करो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ हार्डनिंग, रेट ऑफ हार्डनिंग भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ हार्डनिंग इंक्रीज करेगा, क्लियर है। रेट ऑफ हार्डनिंग इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ हार्डनिंग बढ़ेगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। रेट ऑफ हार्डनिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है आपका, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है आपका, ठीक है। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका। बोलो क्लियर है पॉइंट या नहीं है। एज इट इज यही सेम पॉइंट लिखा है आपके नोट्स में। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ सबको। 7 पॉइंट रीड कर लिया सबने। अब देखो वहां पर एक वैल्यू भी बताई गई है आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक वैल्यू भी लिखी हुई है। क्या वैल्यू लिखी हुई है कि 10 hours curing at a temperature of about 90 degrees Celsius, at a temperature of about 90 degrees Celsius, concrete may gain about 70% of its 28 days strength। अब समझो बात को, अगर आपने लगभग 10 hours तक क्यूरिंग करी एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस, कॉन्क्रीट अपनी लगभग 70% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। बोलो आया नहीं आया समझ में पॉइंट। कैसे, आपने क्यूरिंग का टेम्परेचर देखो कहाँ पहुंचा रखा है, 90 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, जो क्यूरिंग करी जाती है ना, उसका टेम्परेचर जनरली आप मेंटेन करके चलते हो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करके चलते हो। तो क्यूरिंग टेम्परेचर जनरली होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। ये बताएं, ये कल डिस्कस करने वाले थे हम पॉइंट, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्यूरिंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है जनरली आपका कितना, वो जनरली आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्लियर है। लेकिन आपने क्या करा, जिस टेम्परेचर पे आप क्यूरिंग कर रहे हो वो टेम्परेचर कितना है, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक, 90 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने लगभग 10 घंटे तक भी 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्यूरिंग कर दी ना, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जिससे रेट ऑफ हार्डनिंग इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट को 28 दिन पे गेन करनी थी ना, उसकी 70% स्ट्रेंथ लगभग वो गेन कर जाएगा। ठीक है, 10 घंटे के आसपास में। तो आया नहीं आया समझ में।
ये क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ, बताइए जरा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ये चीज आपको पता है कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ेगा। कैसे? रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा। तो अगर 90 डिग्री तक पहुंचा दिया आपने टेम्परेचर को, तो लगभग 70% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज जितनी भी होती है वो अपना 10 घंटे के आसपास में गेन कर लेगा अपनी स्ट्रेंथ। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? यहाँ तक के सबके सबके पॉइंट्स क्लियर हैं, सारे के सारे पॉइंट्स बोलो जरा। एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ सर क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। सो नेक्स्ट पैरामीटर आपके पास में आता है क्या? नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर जो है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर इज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। इसके बारे में भी आप जानते ही हो, इसके बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हो, तो कुछ मुझे बताना नहीं पड़ेगा यहाँ पे भी। 8th पैरामीटर आपके पास में क्या है? दैट इज अ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। बता दो जरा खुद से। कॉम्पैक्शन बढ़ने से स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉम्पैक्शन अगर आप अच्छा करोगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी? इंप्रूव होगी, खराब होगी? बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, देखो आपको खुद से पता है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। क्लियर है? कॉम्पैक्शन अच्छा, जितना अच्छा कॉम्पैक्शन करोगे, जितना प्रॉपर कॉम्पैक्शन करोगे, उतना बेटर स्ट्रेंथ मिलेगी। क्यों? उतना कम एयर वॉइड बचेंगे, उतना कम एयर वॉइड बचेंगे, जितना कम एयर वॉइड होंगे उतना बेटर लोड ट्रांसफर होगा, उतना बेटर लोड ट्रांसफर होगा, उतना बेटर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। सारे के सारे पॉइंट्स खुद से खुद क्लियर है, एक बार पढ़ के देख लो जरा। inadequate compaction leads to air voids and decrease strength। बस एक लाइन बता दी है, यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। सो कॉम्पैक्शन इनएडिक्वेट है, अगर आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं कर रखा है तो एयर वॉइड अंदर क्रिएट रह जाएंगे। अगर अंदर एयर वॉइड क्रिएट रह जाएंगे तो क्या होगा? लोड प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लोड प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, डिक्रीज हो जाएगा किसमें? स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ में डिक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया वाला पॉइंट? बताओ क्लियर है सबको ये पॉइंट? कॉम्पैक्शन का आया समझ में फर्क कि कॉम्पैक्शन से कैसे इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे? सो कॉम्पैक्शन जितना बेटर होगा, जितना एडिक्वेट आप कॉम्पैक्शन करोगे, उतना बेटर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अब इसको समझने के लिए आपको एक वैल्यू भी दे रखी है उठा के। एक वैल्यू लिखी हुई है आपके यहाँ पे, मैंने आपको आई थिंक शुरू की 2-4 क्लासेस में बता दिया था कि अगर 5-10% के आसपास भी आपके कॉन्क्रीट में एयर वॉइड्स बच जाए ना, तो आप मान के चलो स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा लगभग 50% तक। 50% तक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है अगर 5 से 10% भी एयर वॉइड्स बच जाए। ये डाटा लिखा हुआ है, इसके लिए देखो पढ़ के। अगर 5% एयर वॉइड बच गए ना, वहां पे 5% के आसपास भी अगर एयर वॉइड्स बचते हैं तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ अबाउट 30%, अबाउट 30% तक स्ट्रेंथ का लॉस हो जाता है। अगर 10% तक एयर वॉइड्स बच जाते हैं, अगर 10% तक एयर वॉइड्स बच गए ना वहां पे, तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ अबाउट 55% तक हो जाता है। देयर विल बी अ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ अप टू 55%, लगभग 50% तक स्ट्रेंथ का रिडक्शन हो जाता है अगर 5 से 10% भी एयर वॉइड वहां पे बच गए। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बोलो सबको कॉम्पैक्शन के बारे में आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ है सबको ना। अब 9th फैक्टर आता है। 9th क्या है? साइज ऑफ द एग्रीगेट। साइज साइज ऑफ द एग्रीगेट। सो नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज साइज ऑफ द एग्रीगेट। बता दो इसके बारे में पता है आपको ऑलरेडी खुद से, इसका भी आप जानते ही हो क्या होगा। बोलो। लार्ज साइज का अगर आप एग्रीगेट यूज करोगे, सपोज करो आपने लार्ज साइज का एग्रीगेट यूज करा, लार्ज साइज का एग्रीगेट यूज करने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम होगी? लो हो जाएगी। यस, लार्ज साइज का एग्रीगेट यूज करा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। उसका रीजन भी आप जानते हो, उसका रीजन भी तो आपको ऑलरेडी पता है। पढ़ के देख लो एक बार, सिंपल, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। लार्ज एग्रीगेट लो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? लार्ज साइज का एग्रीगेट है, सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी।
फ्रिक्शन कम डेवलप करेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली फ्रिक्शन ही तो होता है। आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, आरसीसी में क्या पढ़ा होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ होता क्या था कि जो कॉन्क्रीट और रेनफोर्समेंट के बॉन्ड पे जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, बेसिकली जैसे ये रेनफोर्समेंट है ना, तो यहाँ पे जो कॉन्क्रीट और बॉन्ड का जहाँ ये रेनफोर्समेंट का जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है, इनके कॉन्टेक्ट पे जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, तो बेसिकली फ्रिक्शन का ही रोल आएगा यहाँ पे, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। तो होगा क्या कि जितना लार्ज साइज का एग्रीगेट, उतना कम सरफेस एरिया, उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना कम फ्रिक्शन, लो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट आपको मिल जाएगी। उतना क्या मिलेगा आपको, लो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मिलेगा। स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, लो मिलेगा आपको कॉन्क्रीट का। बोलो क्लियर हो गया पॉइंट, बताइए सबको आया समझ में पॉइंट कि क्या फर्क पड़ रहा है इससे साइज ऑफ एग्रीगेट से। अब अगर मैं पूछूं कि सर साइज बहुत ज्यादा छोटा कर दिया एग्रीगेट का, एग्रीगेट का साइज बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया क्या होगा, साइज छोटा कर दिया सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फ्रिक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड फ्रिक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड फ्रिक्शन पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज होगी, बिल्कुल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल व्हाट इंक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, सब समझ में आ रहा होगा। तो देखो आपने 8-9 पॉइंट डिस्कस कर लिया अभी तक कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। सारे के सारे फैक्टर, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भी फैक्टर था जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी पहले से। आपको साइज का भी पता था, आपको कॉम्पैक्शन का भी पता था, आपको क्यूरिंग का भी पता था, मिक्सिंग टाइम वाला मैंने एक नया बताया। एक दो पॉइंट ऐसे होंगे जो मैंने नहीं बताया, बाकी आपको ऑलरेडी सारे के सारे पॉइंट खुद से खुद पहले से पता थे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एज ऑफ द सीमेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी एज सीमेंट, एज ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एज ऑफ द सीमेंट। अब एज ऑफ द सीमेंट का मतलब क्या है, लेट अस सपोज मैं सीमेंट को लेकर आया साइट पे, मैंने सीमेंट मंगवाया अपनी साइट पे, और सीमेंट को मंगवाने के बाद साइट पे मैंने उसको स्टोर करके रख दिया। मैंने सीमेंट को मंगाया और सीमेंट को मंगाने के बाद मैंने उस सीमेंट को क्या कर दिया, साइट पे स्टोर करके रख दिया। साइट पे स्टोर करके रखा मैंने सीमेंट को, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, उसको स्टोर करके रखा हुआ है मैंने उसको, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। तो एक तरह से उसकी एज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है क्या, बताओ बढ़ती जा रही है क्या एज। मैं सीमेंट को ला के रखा हुआ है, उसकी एज बढ़ती तो जा रही है, मैं उसको यूज तो नहीं कर रहा ना, मैंने अभी उसको यूज नहीं करा है। एज क्या कर रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। अगर उसकी एज बढ़ती जाएगी, एज अगर सीमेंट की बढ़ती जाएगी, सीमेंट की एज अगर बढ़ती जाएगी, तो होता क्या है, होता क्या है, वो आपके एटमोस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। एटमोस्फेयर से क्या करेगा सीमेंट, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा स्टोरेज के टाइम पे। इसके बारे में आपने पढ़ा भी था, स्टोरेज के लिए मैंने कुछ क्लोज लिखवाए थे, वो सब किसके लिए थे, बेसिकली मॉइस्चर को बचाने के लिए तो थे कि जिससे आपका सीमेंट मॉइस्चर को एब्सॉर्ब ना कर ले। तो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा सीमेंट, सीमेंट मॉइस्चर को अगर एब्सॉर्ब करेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होने लग जाएगी, प्री हाइड्रेशन होगा उसका, उसका क्या होगा, प्री हाइड्रेशन होने लग जाएगा ना, उसका क्या होने लग जाएगा, प्री हाइड्रेशन होने लग जाएगा। उसका प्री हाइड्रेशन होने लग जाएगा, स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, प्री हाइड्रेशन होने लगा, स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ने लग जाएगा, कम होने लग जाएगी। स्ट्रेंथ विल अफेक्ट, स्ट्रेंथ क्या होने लग जाएगी, मोइस्चर फॉर्मेशन ऑफ द लम्प्स। यस बिल्कुल करेक्ट, वही। सो अब इस पॉइंट को पढ़ लीजिए आप, जस्ट ये सेम पॉइंट लिखा है आपने, इसको पढ़ लो एक बार उठाकर कि भाई एज ऑफ द सीमेंट पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास में, क्या पॉइंट लिखा है, एज ऑफ द सीमेंट। आपके पास में पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ द सीमेंट। एज ऑफ द सीमेंट बोलने का मतलब क्या है, विद द एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट रिड्यूसेस। एज के साथ में सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, रिड्यूस होती है। एज it will it will set by absorption of the moisture from the atmosphere, as it will set by the absorption of the moisture from the atmosphere, जिसको क्या बोलते हो आप, इसके लिए टेक्निकल वर्ड बताया था आपको, क्या होता है, प्री हाइड्रेशन। एक टेक्निकल वर्ड बताया हुआ है आपको इसके लिए, प्री हाइड्रेशन। प्री हाइड्रेशन एक टेक्निकल वर्ड आपको बताया था, प्री हाइड्रेशन। बोलो क्लियर हुआ पॉइंट, एज ऑफ द सीमेंट। एज वाला पॉइंट क्लियर है सबको, एज वाला पॉइंट क्लियर हुआ, एज वाला। बोलिए एज वाला पॉइंट क्लियर।
चलो अच्छा, इसके लिए मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि आपको कोड ने क्या कहा है कि भाई आप इस टाइम से ज्यादा स्टोरेज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट के इतने टाइम बाद आप सीमेंट को यूज नहीं कर सकते। मतलब कितने महीने पुराना सीमेंट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर सकते हो। इसलिए एक पॉइंट बताया था आपको कि कितने महीने पुराना आप मैक्सिमम, कितने महीने पुराने वाला सीमेंट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर सकते हो, कितना टाइम था बेसिकली, वो कोड का प्रोविजन बताया था एक आपको। 90 डेज, यस करेक्ट है। ये भाई 90 दिन से पुराना आप सीमेंट यूज नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है कि वो इतना ज्यादा प्रीहाइड्रेट हो जाएगा, इतना ज्यादा वो प्रीहाइड्रेट हो जाएगा कि उसकी बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हो चुकी होगी, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी। उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी। ये पॉइंट एक बताया भी था आपको ना। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं। जस्ट आपको ये होने वाले हैं कंप्लीट ना। बहुत सारे फैक्टर डिस्कस कर लिए। अच्छा ये बताओ, ये तो पॉइंट बताओ कि अगर मैं पूछूं आपसे, एज ऑफ द सीमेंट के साथ आपने देखा कि भाई जो सीमेंट क्या करता है, अगर स्टोर करके रखे रखो आप उसको, वो डिटोरिएट होता जाएगा। वो डिटोरिएट होता जाएगा, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी उसकी, सिंपल। अच्छा मैं कंक्रीट के बारे में आपसे बात करता हूँ। कंक्रीट कंक्रीट का आप मुझे ये बताओ, एज के साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, ये बताओ विद द एज, कंक्रीट जैसे जैसे आपने मान लीजिए कंक्रीट बना दिया है, आपने कंक्रीट को अभी बना दिया है, टाइम के साथ में कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है या कम होती जाती है, बोलो। इंक्रीज करती रहती है, बिल्कुल। ये पॉइंट आपको पता है कि कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ विद एज। कंक्रीट क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है एज के साथ में। कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है एज के साथ में। लेकिन ये बताओ, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के पास में, वो कितने दिन में गेन कर लेता है। मतलब मैक्सिमम अपनी स्ट्रेंथ का सारा पार्ट वो कितने दिन में गेन कर लेता है। यस बिल्कुल, मैक्सिमम मान के चलो कि वो 28 डेज में लगभग अपना 95%, 99% के आसपास स्ट्रेंथ गेन कर लेता है वो अपना। लेकिन ऐसा नहीं है, एज के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट, मेजर पार्ट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ का, वो अपना 28 दिन में गेन कर लेता है। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली में तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है विद एज इंक्रीज करती है, विद एज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल इंक्रीज। बट हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम उसकी जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि 28 डे पे वो अपना मेनली जितनी भी स्ट्रेंथ उसको गेन करनी होती है, उसका मेजर पार्ट वो गेन कर लेता है। तो हम क्या कर लेते हैं, कंक्रीट की 28 डे की स्ट्रेंथ को ही उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मानकर डिजाइनिंग कर देते हैं। उसको ही क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो 28 डे की स्ट्रेंथ को। ये पॉइंट सबको पता है ना। जो डिजाइनिंग होती है कंक्रीट की, वो कौन सी स्ट्रेंथ के बेसिस पे होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पे जो मिलने वाली है 10 साल बाद जाकर तुम्हें, या जो 28 दिन पे मिल रही है। डिजाइनिंग करते हो आप एफसी के, कौन से दिन की वैल्यू होती है वो कौन से दिन की स्ट्रेंथ होती है, 28 डे की तो होती है ना। तो 28 डेज की स्ट्रेंथ को आप कंसिडर कर लेते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि 28 डे की स्ट्रेंथ को आप कंसिडर कर लेते हो और उसी के बेसिस पे डिजाइनिंग कर लेते हो। क्लियर है। अब एक पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है आपके नोट्स में कि कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ विद एज। ये पॉइंट लिखा है कि कॉन्क्रीट क्या करता है, स्ट्रेंथ को गेन करता है एज के साथ में। इनिशियली इनिशियली द स्ट्रेंथ डेवलप्ड इज मोर। इनिशियली जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनिशियली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है। नाउ हाउएवर द रेशियो ऑफ द गेन इज इन स्ट्रेंथ डिमिनिशेस विद एज। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इनिशियली मैंने बताया कि कंक्रीट क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ को, इस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है इंक्रीज करती है एज के साथ में। बट मेजर स्ट्रेंथ कितने दिन में आ जाती है, 28 डेज में आ जाती है। इनिशियली जो होता है, इनिशियली रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन एज के साथ में ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है ना, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ वो कम होने लग जाता है, वो कम होने लग जाता है। मतलब ये बताओ, इनिशियली रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इनिशियली क्या कर रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है कम हो रही है, भाई रेट तो बढ़ रहा है, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम होगी। इनिशियली रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। लेकिन एज के साथ में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या करने लग गया, कम हो गया। एज के साथ में ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो मतलब स्ट्रेंथ क्या होने लग गई, बढ़ने लगी है कम होने लग गई, स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ रही है कम हो रही है, रेट कम हो रहा है
तो स्ट्रेंथ अब कम होने लग गई या बढ़ रही है अभी भी? बढ़ तो अभी भी रही है, स्ट्रेंथ तो अभी भी बढ़ रही है, डिक्रीजेस बट, हाँ यस बिल्कुल, स्ट्रेंथ तो अभी भी इंक्रीज हो रही है लेकिन बढ़ने का रेट कम हो गया है, रेट डिक्रीज बट स्ट्रेंथ इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ तो अभी भी रही है स्ट्रेंथ लेकिन कम तेजी से बढ़ रही है, कम रेट से बढ़ रही है, बढ़ अभी भी रही है लेकिन कम रेट से बढ़ रही है, क्लियर है? सो ये सब पॉइंट है आपके पास में, देखो जरा पढ़ो इसको एक बारी। कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ विद एज, ठीक है, इनिशियली स्ट्रेंथ डेवलप इज मोर, इनिशियली स्ट्रेंथ डेवलप्ड इज मोर, हाउएवर द रेशियो ऑफ द गेन इन स्ट्रेंथ डिमिनिशेस विद एज, जो रेशियो ऑफ द गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो क्या करने लग जाता है, एज के साथ में खत्म होने लग जाता है, डिमिनिश होने लग जाता है। इट इज अज्यूम्ड दैट, पॉइंट क्या है, इट इज अज्यूम्ड दैट द 28 डेज स्ट्रेंथ एज द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऐसा हम अज्यूम करके चल लेते हैं क्योंकि 28 दिन का अपना मेजर पार्ट जो होता है स्ट्रेंथ का वो गेन कर लेता है। सो ये अज्यूम कर लेते हैं हम कि जो 28 दिन की स्ट्रेंथ है ना कंक्रीट की, वही उसकी क्या है, मेजर कम, मतलब जो एक तरह से उसकी फुल स्ट्रेंथ आप मान लेते हो और उसी के बेसिस पे उसकी डिजाइनिंग कर देते हो। बट इन एक्चुअल क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी अभी भी, लेकिन रेट बहुत कम होता है, मेजर जो स्ट्रेंथ आनी होती है वो 28 दिन में आ जाती है। तो आप उस 28 दिन की स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिजाइनिंग कर लेते हो। आइडियल कह सकते हैं, आइडियल कह सकते हैं मतलब, आइडियल कह सकते हैं का मतलब, हाँ बिल्कुल 28 डेज, 28 डेज 100% नहीं आएगी 28 डेज पे, स्ट्रेंथ तो इसके बाद में भी आती रहेगी, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ का वो उसके पास 28 डे में आ जाता है। मेजर पार्ट जो होता है कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ का वो 28 डे में उसके पास में आ जाता है, तो आप इसीलिए 28 डे की स्ट्रेंथ को कंसिडर कर लेते हो। आपने देखा होगा FC के पढ़ते हो आप कॉन्क्रीट में, FC के पढ़ा था आपने, क्यूब स्ट्रेंथ निकाली थी, क्यूब स्ट्रेंथ निकाली थी ना आपने, क्यूब स्ट्रेंथ निकाली थी आपने, ग्रेड लिखा था M20, ये जो 20 लिखा है यहाँ पे, ये जो FC के होता है, ये कौन से डे की स्ट्रेंथ होती है, ये कौन से डे की स्ट्रेंथ होती है सब, ये कौन से डे की स्ट्रेंथ है, ये किस डे की स्ट्रेंथ होती है, 20 डे स्ट्रेंथ ही तो होती है, और इसी के बेसिस पे आप डिजाइनिंग भी कर लेते हो। आपने देखा होगा कि ये कौन से डे की स्ट्रेंथ होती है, ये 28 डे की स्ट्रेंथ ही तो होती है, और इसी के बेसिस पे आप क्या कर लेते हो, इसी के बेसिस पे आप डिजाइनिंग भी तो कर लेते हो, इसी के बेसिस पे आप डिजाइनिंग भी तो कर लेते हो ना, इसी के बेस पे आप डिजाइनिंग भी कर लेते हो कंक्रीट। ठीक है चलो, सो ये भी पॉइंट है आपको ना समझ में। सो कंक्रीट एज के साथ स्ट्रेंथ गेन करता है, रेट इनिशियली बहुत हाई होता है बट धीरे धीरे क्या होता रहता है, होता रहता है। 28 डे पे मेजर स्ट्रेंथ वो गेन कर लेता है अपनी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 28 डे की जो स्ट्रेंथ है उसी को उसकी फुल स्ट्रेंथ मानकर आप डिजाइनिंग में ले लेते हो उसको। ठीक है चलो, ओके ठीक, चलिए। सो नेक्स्ट आप डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास में, सीमेंट एग्रीगेट रेशो। ठीक है, कितने हो चुके, 10 हो चुके हैं ना, 2 और बचे हुए हैं अभी, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में सीमेंट एग्रीगेट रेशो। सीमेंट एग्रीगेट रेशो, सीमेंट एग्रीगेट रेशो, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, सीमेंट एग्रीगेट रेशो, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट द पॉइंट इज सीमेंट एग्रीगेट रेशो। ठीक है, सीमेंट एग्रीगेट रेशो, सीमेंट एग्रीगेट रेशो, ठीक है, सीमेंट एग्रीगेट रेशो। बताइए जरा क्या फर्क पड़ेगा सीमेंट एग्रीगेट रेशो बढ़ने से, ये बताओ रेशो बढ़ेगा कब, जिस समय पे आपका सीमेंट इंक्रीज करेगा, जिस समय पे आपका सीमेंट बढ़ेगा सीमेंट एग्रीगेट रेशो क्या करेगा, सीमेंट एग्रीगेट रेशो इंक्रीज करेगा, सीमेंट एग्रीगेट रेशो कब बढ़ेगा, जिस समय पे आपकी सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी। एक बार रीड करके देख लो, पॉइंट बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज द रेशो इंक्रीजेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस अप टू सम एक्सटेंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है अप टू सम एक्सटेंट तक। सीमेंट बढ़ने से, सीमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, बाइंड करके रखना है, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बाइंड करके रखना, उनको बाइंड करके रखना होता है काम किसका, सीमेंट का। सीमेंट ज्यादा है, बाइंडिंग एक्शन प्रॉपर प्रोवाइड करवा पाएगा, स्ट्रेंथ क्या करेगी, एक तरह से इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ क्या करेगी, एक तरह से इंक्रीज करेगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो सीमेंट बढ़ा, सीमेंट पेस्ट का जो
एक्सटेंट है, सीमेंट पेस्ट का स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो अभी मैंने बहुत सारे तरीके आपको इसको सोचने के बता दिए हैं। सीमेंट इंक्रीज करेगा, सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ, सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बस ये पॉइंट था, जस्ट क्लियर है। तो आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। बोलिए जरा। सो फैक्टर्स, जो फैक्टर होते हैं आपके पास में जो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, जो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, आप अगर क्वेश्चन देखोगे उठा के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इन कॉन्सेप्ट पे दिख जाएंगे। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन कॉन्सेप्ट पे वहां पे दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर्स में। आई थिंक अभी तो आपके पास में बहुत सारी चीजें आ चुकी है ना रिलेटेड टू कंक्रीट, मतलब काफी कंटेंट आ गया, कंक्रीट का टेस्टिंग हो गई है, फैक्टर्स हो गए हैं, वर्केबिलिटी वाले, स्ट्रेंथ वाले। तो क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर सकते हो तुम आराम से अब जाकर घर पे अपने कंक्रीट के टॉपिक के क्वेश्चंस अब आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो आप। वाटर का हो चुका है, एडमिक्सचर हो चुका है आपके पास में, एग्रीगेट हो चुका है, सीमेंट हो चुका है, लाइम हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। अभी भी काफी बचा हुआ है। मतलब आप ये देख रहे हो इस सब्जेक्ट में कितना कुछ है बताने का, कितना कुछ बताने का है। पीडीएफ लिख के भेज रहा हूँ, पीडीएफ लिख कर भेज रहा हूँ खुद से खुद, उसके बाद भी इतना टाइम लग जा रहा है कंप्लीट होने में। तो कितना बड़ा सब्जेक्ट है, समझ रहे हो इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट की। पीडीएफ लिख के भेज रहा हूँ, अगर बाई चांस क्लास में लिखवा रहा होता ना तो फिर तो कुछ भी कवर ना हो पाता। अगर बाई चांस क्लास में लिखवाता तो तब तो कुछ भी कवर ना हो पाता। वो तो पीडीएफ लिख कर भेज रहा हूँ तब जाकर चीजें हो रही हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। तो डेप्थ समझो सब्जेक्ट की, और वेटेज तो देखो इसकी, वेटेज मान के चलो लगभग 20 मार्क्स के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। 20 मार्क्स, समझ रहे हो बात, 20 मार्क्स। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 20 मार्क्स का बिल्डिंग मटेरियल कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी प्लस 10 मार्क्स मान लो आप किसके, 10 मार्क्स मान लो आप किसके लिए, आरसीसी के लिए मान लीजिए, आरसीसी के लिए 10 मार्क्स। 8 के आसपास मान लो आप किसमें, स्टील में। 8 के आसपास मान लो आप किसके मार्क्स, सोम के मार्क्स। 8 मार्क्स मान लो लगभग किसके लिए, एफएम के लिए। कितना हो जाता है, 30, 24 कितना हो गया, 54, 54 हो गया ना। 8 मार्क्स मान लो किसका, सर्वे का, सर्वे का कितना हो गया 54, 62 मार्क्स हो गए, 62 मार्क्स हो गए। 7-8 मार्क्स मान लो आप एस्टिमेशन के, एस्टिमेशन के कितने हो गए, 70 मार्क्स हो गए आपके पास में। 70 मार्क्स कितने सब्जेक्ट में, 4-5 सब्जेक्ट में, 5-6 सब्जेक्ट में 70 मार्क्स हो गए लगभग। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के सब्जेक्ट आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स, लाइक आपके पास कौन कौन से, हाइड्रोलॉजी, एक आध क्वेश्चन आएगा। हाँ मतलब मैं माइनर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी। आपके पास में जैसे हाइड्रोलॉजी आ गया, हाइड्रोलॉजी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा उससे। ओसीएफ आ गया, 1-2 क्वेश्चन आएगा ओसीएफ से भी, 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, एक क्वेश्चन आ जाएगा मैकेनिक्स का, है ना, एक क्वेश्चन आ जाएगा मैकेनिक्स का। इनसे एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाईवे, अब देखो जरा, अब जैसे सॉइल हो गया, सॉइल हो गया, हाईवे हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। इन क्वेश्चन से आप, इन टॉपिक से आप अज्यूम करके चलो 3-3 4-4 क्वेश्चन, तो लगभग 10 क्वेश्चन इनके हो गए। तो कितने मार्क्स का हो गया मैटर, 80 मार्क्स का मैटर हो गया लगभग, 80 मार्क्स। 20 मार्क्स में कौन कौन आ जाएंगे आपके, अदर सब्जेक्ट जो बचते हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट जो बचते हैं। तो 20 मतलब समझ रहे हो बिल्डिंग मटेरियल का, कि लिख के भेज रहा हूँ पीडीएफ, अगर बाई चांस क्लास में लिखवा रहा होता तो कवर ही ना हो पाता, फिर तो कवर ही ना हो पाता टॉपिक। इतनी लेंथी थ्योरी है, और उसके बाद भी बहुत कंसाइज वे में पढ़ाते हैं कि जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका।
अगर पूरी किताब पढ़ाने पे आ जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगी। बट फिर भी मैंने आपको 2 पॉइंट बता रखे हैं कि भाई मैं इसमें सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ना सब्जेक्ट के अंदर इसमें, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। मतलब हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको इस सब्जेक्ट में खुद से खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है उनमें बोला जाता है कि हाँ इस सब्जेक्ट में आपको खुद से भी एफर्ट डालना होगा। मैंने आपको बताया है बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप देख लो कितनी थ्योरी है, कोई लिमिट ही नहीं है किसी तरह की, कहाँ से उठा के पूछ लें तब। तो मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं कि मेरा भी अगर आप नोट्स का पढ़ोगे मटेरियल, तो मैं आपको इतना बोल दे रहा हूँ कि हाँ 95% के आसपास का मैटर आपका कवर हो जाएगा। 5% की मैं भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है सब्जेक्ट की। अगर कोई ऐसा है ना आपके नजर में जो पूरा ये बोल दे कि हाँ मेरी नोट्स पढ़ लो आप, 100% आपके बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है बोलना, बिल्कुल भी, क्योंकि लिमिट ही नहीं है, कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। 2-4% का एक तरह से एरर की हर जगह पे एक्सेप्टेंस होती है। 2-4% हर जगह पर वेरिएशन होगा आपका, किसी में भी देख लो आप। कंक्रीट की स्ट्रेंथ आप चेक करते हो, ±15% का दे रखा है ना, वहां पर भी वेरिएशन ±15% का दे रखा है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक आध क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे, बट हाँ मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी आपकी। आपने क्वेश्चन भी करे होंगे प्रीवियस ईयर्स के आपने क्वेश्चन करे होंगे, तो क्वेश्चन करके आपको लगा होगा, देखा होगा आपने कि हाँ चीजें आपसे हो जा रही है मोस्टली कवर। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते होंगे प्रीवियस ईयर के घर पे, तो ज्यादा दिक्कत आती है क्या क्वेश्चन करने में? मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जितने टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए कि आप उनके क्वेश्चन नहीं कर पाते? ऐसा होता है क्या कि नहीं हो पाते आपसे? हो जाते होंगे, आराम से हो जाएंगे, मैक्सिमम सारी चीजें हो जाएंगी कवर। सॉइल भी आपने पढ़ा होगा, सॉइल में भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका ज्यादा रुकता होगा, तो मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाते होंगे सॉइल के भी लाइन से। हाईवे भी आपको पढ़ाया है, इतना डेप्थ में पढ़ाया है कि हर एक जगह का मैटर आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा हाईवे में भी। चलो आगे डिस्कस कर रहे हैं। सर मोस्टली प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हो, हाँ बिल्कुल रिपीटेड होते हैं। ऐसा तो बहुत होंगे कि रिपीटेड होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में। आप प्रीवियस ईयर पूरा कर लो कंप्लीट, 50% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे आपके। आप पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो, सारे क्वेश्चन याद कर लो, आपके 50% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, नया चाहे कुछ भी मत पढ़ो। ओके चलो सर, हाउ टू टेक वाटर टू सीमेंट रेशियो बाय वेट और बाय वॉल्यूम? हाउ टू टेक वाटर टू सीमेंट, ये बाय वेट कंसीडर करते हैं ना, बाय वेट। मतलब दोनों का बाय वेट लेना है, मतलब दोनों का बाय वेट लेना है, मतलब दोनों का बाय वेट लेना है। वेट ऑफ द सीमेंट जो होगा हमारा, उसका तो बाय वेट लिया जाता है, वाटर का भी बाय वेट लेंगे हम। इसके ऊपर जब हम मिक्स डिजाइन करेंगे ना, वहां पे मैं आपको चीज कंफर्म करा दूंगा कि किस तरह से वाटर टू सीमेंट रेशियो आपको लेना होता है, कैसे आप वाटर टू सीमेंट रेशियो को कंसिडर करते हो, वो चीज भी हम आपको बता देंगे वहां पे मिक्स डिजाइनिंग में जब आप देखोगे तो। आने के बाद मिक्स में क्या काम आएगा, मिक्स में क्या काम आएगा? वाटर टू सीमेंट रेशियो से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप मिक्स डिजाइन पढ़ोगे तो वहीं पे देखना उस टॉपिक को आराम से। ठीक, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा उसको, कॉन्क्रीट में आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कॉन्क्रीट में मैं आपको वो चीज कराऊंगा, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो। मैं कॉन्क्रीट में आपको वो करवाऊंगा, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो। वो थोड़ा सा अभी डिस्कस होगा आपका वो चीज भी ना, अभी तो हम जस्ट कॉन्क्रीट की बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आपको मैंने एफसी के वगैरह के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, एफसी के वगैरह की तो आपने कोई बात ही नहीं करी ना अभी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। अभी तो आप सिर्फ बेसिक चीजों से नहीं निकल पा रहे हो। चलिए ठीक है। सो एक पैरामीटर हो रहा था आपका लास्ट में, जस्ट रेट ऑफ लोडिंग। रेट रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग देखिएगा जरा। रेट ऑफ लोडिंग का मतलब क्या है कि आप जितने, मतलब जितना अर्ली रेट से लोडिंग अप्लाई करवाओगे कंक्रीट के ऊपर। देखो रेट ऑफ लोडिंग बढ़ने से क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि अगर आप रेट ऑफ लोडिंग को ना, अगर आप रेट ऑफ लोडिंग बढ़ा रहे हो,
रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाने का मतलब है आपने जल्दी लोड अप्लाई करवा दिया, आपने जल्दी लोड अप्लाई करवा दिया है, आपने जल्दी लोड अप्लाई करवा दिया है। अगर आपने रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाई मतलब आपने जल्दी लोड अप्लाई करवा दिया। क्लियर है, ये मतलब है। अगर आप रेट ऑफ लोडिंग को कम कर रहे हो, रेट ऑफ लोडिंग को कम करने का मतलब है आप जो लोडिंग अप्लाई करवा रहे हो वो धीरे अप्लाई करवा रहे हो, धीरे आप अप्लाई करवा रहे हो, आपने लोडिंग को धीरे अप्लाई करवाया। अब एक बात आप समझना, आपने पता नहीं पॉइंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा इसकी, बट आरसीसी में आपने देखा होगा क्रीप डिफॉर्मेशन के बारे में, क्रीप के बारे में आपने पढ़ा है, क्रीप के बारे में, क्रीप के बारे में, क्रीप डिफॉर्मेशन के बारे में, क्रीप डिफॉर्मेशन के बारे में आपने आरसीसी में भी देखा है। इनफैक्ट यही सेम टू सेम चीज है ना, क्रीप डिफॉर्मेशन। क्रीप डिफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा, कॉन्क्रीट में क्रीप डिफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा, तो उसको आप मतलब ज्यादा टेंशन मत लेना। क्रीप को मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा। होता क्या है कि जितना स्लो आप रेट ऑफ लोडिंग रखते हो ना, जितना स्लो आप रेट ऑफ लोडिंग रखते हो उतना ज्यादा क्रीप डिफॉर्मेशन को आने का टाइम मिल जाता है, उतना ज्यादा क्रीप डिफॉर्मेशन को आने का टाइम मिल जाता है। क्रीप डिफॉर्मेशन एक तरह से टाइम टेकिंग होती है, टाइम लगता है उसको आने में। ठीक है, क्रीप को आने में क्या लगता है, टाइम लगता है क्रीप को आने में, ये चीज तो पता होगी आपको। जितना ज्यादा आप स्लो लोडिंग रखोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा क्रीप को आने में, और स्लो लोडिंग रखने पे क्रीप को टाइम मिल गया आने में, क्रीप आ जाएगा आराम से, क्रीप आ जाएगा आराम से। अगर क्रीप आ गया, अगर क्रीप आ गया तो क्रीप डिफॉर्मेशन भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अगर क्रीप डिफॉर्मेशन भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे तो होगा क्या, बेसिकली आपको कंक्रीट का स्ट्रेंथ कुछ हद तक कम होता दिखाई देगा। तो ये एक फैक्टर आता है आपके पास रेट ऑफ लोडिंग का। इसको एक बार पढ़ के देखो जरा क्या लिखा हुआ है रेट ऑफ लोडिंग में, कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग। जैसे जैसे रेट ऑफ लोडिंग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे रेट ऑफ लोडिंग बढ़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको क्या दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि होता क्या है, एट द लो रेट ऑफ लोडिंग, लो रेट ऑफ लोडिंग पे क्या होता है, लो रेट ऑफ लोडिंग पे क्या होता है, देयर इज मोर टाइम फॉर द क्रीप टू अकर, देयर इज मोर टाइम फॉर द क्रीप टू अकर। क्रीप के अकर करने के लिए ज्यादा टाइम होता है, तो क्रीप आराम से अकर कर जाएगा वहां पे। अगर क्रीप डिफॉर्मेशन एक बार वहां पर आ गई तो डिफॉर्मेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि अब डिफॉर्मेशन में क्रीप भी ऐड हो गया, क्रीप डिफॉर्मेशन भी ऐड हो गई वहां पे, तो डिफॉर्मेशन बढ़ेगी। डिफॉर्मेशन अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ का लॉस होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। सो रेट ऑफ लोडिंग बढ़ने से क्रीप को इतना टाइम नहीं मिल पाता डेवलप होने का। रेट ऑफ लोडिंग आपने कम कर दी, क्रीप डिफॉर्मेशन भी वहां पर आएंगे, क्रीप डिफॉर्मेशन भी ऐड हो जाएंगे डिफॉर्मेशन में। और जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ा, जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ा स्ट्रेंथ आपको कम होती दिखाई देगी कॉन्क्रीट की। डिफॉर्मेशन बढ़ने का मतलब क्या है आप समझते होंगे, डिफॉर्मेशन बढ़ा, डिफॉर्मेशन कैसे बढ़ेगा, मेंबर स्ट्रेच होगा, अगर मेंबर स्ट्रेच होगा तो उसमें क्रैक डेवलप करेंगे, उसमें क्रैक अगर डेवलप करेगी तो स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, उसकी कम मिलेगी। ये पॉइंट आता है जस्ट लास्ट। बोलो जरा। बताइए। चलो, सो ये जो फैक्टर्स थे आपके पास, जो जो स्ट्रेंथ को गवर्न करते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर आपने डिस्कस कर लिए। बहुत सारे फैक्टर हो गए आपके पास, क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे सब पे। अब आपका जो नेक्स्ट आएगा ना, इसमें नेक्स्ट होगा क्या, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स इन द कंक्रीट, डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द कंक्रीट। इनके बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे अपना कल से। ठीक है, अब जस्ट टाइम भी हो गया, तो कल इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट ऑफ द कंक्रीट। बोलो जरा। कल ये टॉपिक शुरू करते हैं अपना डिफेक्ट ऑफ द कंक्रीट, जिसमें ब्लीडिंग डिस्कस करोगे, सैग्रीगेशन आप डिस्कस करोगे, क्रैक्स आप डिस्कस करोगे, अलग अलग तरह के डिफेक्ट होते हैं कंक्रीट में, वो आप डिस्कस करोगे कल। ठीक है, तो मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है अभी। पीडीएफ आई थिंक आपको सबको मिल गई होगी ना, ग्रुप पे भेजी थी अभी। सो पीडीएफ तो आपको सबको मिल चुकी होगी, ग्रुप पे भेजी थी अभी, है ना। आप उस पीडीएफ को देख लेना, उसको रीड कर लेना एक बार, पढ़ के आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और वो जो दो तीन पॉइंट थे ना सिलेंडर वाले की कास्टिंग किधर होती है, लोडिंग वाला, वो भी उसमें लिखा हुआ है पॉइंट पीडीएफ में। तो वो जो पॉइंट वहाँ पे उस दिन पीडीएफ उसका नोट्स भेजना याद नहीं रहा था, तो वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें है वो, आप उसको देख लेना, आपको चीजें पढ़ के समझ में आ जाएंगी आराम से। उसमें डिफेक्ट वाला टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, डिफेक्ट वाले टॉपिक को छोड़ के बाकी चीजें आप समझ सकते हो आराम से। डिफेक्ट वाला टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, डिफेक्ट वाले टॉपिक को छोड़कर आप समझ सकते हो बाकी सारी चीजें। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर आज का डिस्कशन यहीं पे रोक रहे हैं, आगे कल डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, बताइए। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।
आगे कल कंटिन्यू करें।